हमारे गांव की अमीर औरतें हफ्ते में एक रात छोटे लड़के के साथ गुजारती हैं। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। जब आप ये राज सुनेंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। मुझे किसी काम की जरूरत थी और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। उसने मुझे काम पर रख लिया। फिर उस औरत ने मुझसे अपने कमरे में जो काम करवाया उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है। मेरी उम्र 14 साल है और इतनी कम उम्र में मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। मैं बहुत परेशान सा था। वैसे तो मैं बस कुछ दिनों के लिए अपने चाचा से मिलने के लिए आया हुआ था, पर मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। इन्हीं परेशानी के दिनों में मेरी मुलाकात मेरे गांव की एक अमीर औरत से हुई, जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं सिर्फ 14 साल का एक छोटा बच्चा था। भला उस औरत को मुझसे ऐसा क्या काम हो सकता था जिसके बदले में मुझे वो इतना कुछ दे रही थी। वो मुझे जो कुछ बोल रही थी वो मुझे समझ तो नहीं आया था, लेकिन हालात ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर जरूर कर दिया था। और फिर उस औरत ने मुझसे अपने कमरे में काम करवाया। उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मेरे चाचा नेपाल के एक छोटे से गांव में रहते थे। मैं यहाँ चाचा से मिलने के लिए ही आया था। जिस दिन मैं यहाँ पहुंचा, मेरे चाचा मुझे स्टेशन लेने आ ही रहे थे कि रास्ते में ही उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। वो बुरी तरह घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। उस दिन स्टेशन पर चाचा की जगह उनके दोस्त मुझे लेने के लिए आए और बताया कि कैसे मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। दिल्ली से मेरी मम्मी ने ट्रेन में बिठाया था और यहाँ मुझे चाचा लेने आने वाले थे, लेकिन चाचा के दोस्त को देखकर और उनकी सारी बातें सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैं बहुत जिद करके नेपाल आया था क्योंकि मेरी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी और मैं कुछ वक्त अपने चाचा के साथ बिताना भी चाहता था और इसी बहाने घूम भी लेता। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, इसलिए मेरी जिद पर पापा मान गए और मुझे चाचा के पास भेज दिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे मेरे यहाँ पर आने से ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो ये देखकर मेरे आंसू बहने लगे कि मेरे चाचा तो बहुत ही बुरी हालत में थे। उनके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा। ये सब परेशानी कम थी कि एक और परेशानी हमारे सिर आ गई। चाचा की कंपनी ने उन्हें जॉब से निकाल दिया क्योंकि वो इतनी छुट्टी उन्हें नहीं दे सकते थे। अब उन्होंने मेरे चाचा की जगह किसी दूसरे आदमी को रख लिया था। जब चाचा को ये बात पता चली तो वो बहुत रोने लगे क्योंकि चाचा के पास घर की जिम्मेदारी थी। वो वहां दिल्ली में मेरे मम्मी पापा और चाची को छोड़ के आए थे। सिर्फ 6 महीने यहाँ आने के बाद ही चाचा ने 2 बहनों की शादी कर दी थी, लेकिन एक बहन अभी भी बाकी थी। और यही सोचकर चाचा की तबीयत खराब होने लगी कि अब आगे क्या होगा। चाचा को इतना परेशान और तकलीफ में देखकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना मैं यहाँ आने की जिद करता और ना ही चाचा का एक्सीडेंट होता। मेरी नजर में तो चाचा की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही था। अस्पताल वालों ने 1 हफ्ते में ही चाचा को छुट्टी दे दी थी। फिर मैं और चाचा उनके घर आ गए। चाचा कहने लगे अब दिल्ली वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि अब चाचा कोई काम करने के काबिल नहीं थे यहाँ। वो कहने लगे कि मैं यहाँ का खर्चा कैसे निकालूंगा। चाचा का कहना था कि जो भी पैसे जमा हुए हैं वो भी यहाँ रहकर खर्च हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम घर चलते हैं। उनकी बातों से मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैं जानता था कि वहां जाकर सब लोग परेशान हो जाएंगे। पापा और चाचा के अलावा हमारा और कोई सहारा नहीं था। मैंने चाचा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर हम वापस घर चलेंगे। उनको इस हालत में मैं घर लेके नहीं जा सकता था। अपने घर के हालातों को देखते हुए मेरा वापस जाने का कोई इरादा भी नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहीं रहकर कोई काम ढूंढ लूंगा और जब तक मेरे चाचा ठीक नहीं हो जाते तब तक यहीं रहकर उनकी जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। सारी दिक्कत तो यही थी कि ये दिल्ली नहीं था। यहाँ 14 साल के बच्चे को कोई भी काम पर रखने को तैयार ही नहीं था। वहां तो मेरी जान पहचान थी, पर यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता था। यहाँ काम ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। चाचा रूम में रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे, इसलिए आज मैं उन्हें पास के एक पार्क में ले गया। वहां मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। वो थोड़ी दूर बेंच पर बैठी थी और उसकी नजर मुझ पर और मेरे चाचा पर जमी हुई थी। पता नहीं क्या देख रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि चाचा का कोई जानने वाला मिल गया और चाचा उसके साथ बातें करने में बिजी हो गए। तभी उस औरत ने मुझे इशारे से बुलाया। उसके बुलाने पर मैं उसके पास चला गया। बेहद खूबसूरत थी वो।
जब मैं उसके पास गया तो मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, कभी देखा नहीं, और ये तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। मैंने उसे बताया कि ये मेरे चाचा हैं और मेरा नाम अंकित है। मेरा घर दिल्ली में है और मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया और इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, फिर तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है। उसकी बात पर मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैंने उसे बताया कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। चाचा की नौकरी भी चली गई है और हम वापस नहीं जाना चाहते। मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है। कहने लगी, अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो तुम करोगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं सब काम कर लूंगा। मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि 6 महीने तक मैं चाचा की सारी जिम्मेदारी उठाऊं। मेरी बात सुनकर वो खुशी से कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की जरूरत थी जो मेहनत करना चाहता हो और अपने घर वालों की खातिर जान तक देने को तैयार हो। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए नौकरी है। वो कहने लगी, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है जिसे कर तुम्हें खुशी भी होगी और पैसे भी बहुत मिलेंगे। बस मुझे और चाहिए ही क्या था। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो उससे अच्छी बात ही क्या होती। इसलिए मैंने उससे कहा कि हाँ ठीक है, आप मुझे बस काम बता दीजिए, मैं अपने चाचा से बात कर लूंगा। वो बोली, तुम्हें रोज सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर आना होगा और हफ्ते के आखिरी दिन मैं तुम्हें काम भी बता दूंगी और पैसे भी दूंगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस भी समझा दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। वो अच्छे से बात कर रही थी। मैंने उसे कहा कि आप मुझे काम तो बता दीजिए, तो मुस्कुराकर कहने लगी, अंकित, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आ तो जाओ। इससे पहले मैं कोई और सवाल पूछता चाचा ने मुझे आवाज दे दी और मैं उनके पास चला गया। चाचा मुझसे पूछने लगे कि तुम उस औरत से क्या बात कर रहे थे। मैंने चाचा को बता दिया कि वो मुझे अपने बंगले पर काम करवाना चाहती है और इसलिए उसने मुझे बुलाया है। चाचा को लगा कि वो मुझसे अपने घर का काम करवाएगी। वो मुझ जैसे छोटे बच्चे से और क्या ही काम करवा सकती थी। इसलिए मेरी बात सुनते ही चाचा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे, अभी तुम सिर्फ 14 साल के हो, ये तुम्हारी काम करने की उम्र नहीं है। तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे, मैं तुम्हें किसी काम पर नहीं लगा सकता। पता नहीं वो नेपाली औरत कौन है, तुमसे कितना काम करवाएगी। चाचा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि सिर्फ 6 महीने की ही तो बात है, एक बार आप ठीक हो जाओ तो फिर दोबारा से आप अपनी कंपनी में नौकरी कर लेना और मैं भी वापस चला जाऊंगा। तब तक घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। अगर वो औरत मुझे अच्छे पैसे देने को तैयार है तो फिर मुझे काम करने में कोई हर्ज नहीं है। चाचा ने नम आंखों से देखा और कहने लगा, मेरा बच्चा कब इतना बड़ा हो गया कि मुझे समझाने लगा है। मैंने चाचा से कहा कि एक बार उस औरत पर भरोसा करके देख लेते हैं। मैं कल जाता हूँ, अगर काम समझ आएगा तो ठीक, नहीं तो छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी देखते हुए चाचा मान गए और कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फौरन वापस आ जाना। मैंने सोच लिया था कि मैं उसके पास जाऊंगा और काम देखूंगा। ये काम तो मुझे किस्मत से मिल रहा था और पैसे भी अच्छे मिलेंगे, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। सारी रात मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं उस औरत को मुझसे क्या काम करवाना है और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वहां कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर आंखें बंद करता तो अपनी माँ, पापा और बुआ का ख्याल आने लगता। मेरी बुआ की शादी की उम्र हो चुकी थी और गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से तो मेरे पापा भी मजदूरी करते थे और चाचा परदेस आकर काम कर रहे थे। अगली सुबह मैं चाचा के सारे काम करके और उन्हें नाश्ता देकर बंगले पर जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए चाचा को मुझे अकेले भेजते हुए डर नहीं लगा। मैंने चाचा को यकीन दिलाया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। उस औरत के बंगले पर पहुंचते ही मैंने चौकीदार को जैसे ही बताया कि मुझे मालकिन ने बुलाया है, तो पहले तो उसने मुझे सिर से पैर तक देखा और कहने लगा, तुम मालकिन के पास रहोगे। वो मुझे बड़ी ही अजीब तरह से बोल रहा था और अजीब नजरों से देख रहा था। चौकीदार ने बेल बजाकर एक नौकरानी को बाहर बुलाया। चौकीदार ने मुस्कुराकर उस नौकरानी से कहा कि मालकिन भी ना एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती है, दाद देनी पड़ेगी उनकी। चौकीदार की बात पर मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि भला काम करवाने के लिए खूबसूरत होने की क्या जरूरत है। मालकिन को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे तो चौकीदार कुछ पागल लग रहा था। उस चौकीदार की बात सुनकर वो नौकरानी जोर जोर से हंसी
और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बंगले के अंदर ले गई। बहुत खूबसूरत था बंगला। मैं तो सोचने लगा बहुत काम होगा इस बंगले में, कैसे करूंगा मैं। अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सोने का महल हो। उस नौकरानी ने मुझे एक खूबसूरत सोफे पर बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में मालकिन आ गई। उनको देखकर मैं तो हैरान रह गया। बहुत खूबसूरत थी वो, नजरें हटाना मुश्किल था। खैर, जो भी था वो मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम के लिए आया था। उन्होंने मुझे जूस पीने को कहा, पर मैंने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि मैं यहाँ काम के लिए आया हुआ था, कोई मेहमान नहीं था मैं। पर मालकिन के कहने पर मैंने पी लिया। फिर वो कहने लगी कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मैंने उन्हें कहा कि मैं आराम करने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही इतनी दूर से आया हूँ कि मुझे आराम की जरूरत हो। मैंने कहा कि आप मुझे काम बता दीजिए, क्या काम करना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हर काम बहुत ही ईमानदारी और तेजी से करूंगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें पूरी ईमानदारी से ही करना होगा, इसी बात के तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अभी तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। दूसरी नौकरानी ने मुझे कमरे में पहुंचा दिया और साथ ही मेरे पास बहुत सारे फ्रूट भी रख दिए। मैं जब से यहाँ आया था चाचा की तबीयत को लेकर परेशान था। ना ठीक से आईना देखा था और ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान दिया था। उसके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो छत पर लगे आईने में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई कि मालकिन ने एक और खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। खूबसूरत तो मैं था ही, गोरा रंग, नीली आंखें। मेरी आंखें दूसरों से बहुत अलग थी, इसलिए हर जगह अपनी आंखों से पहचाना जाता था मैं। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मालकिन एक औरत के साथ अंदर आई। मैं तुरंत बैठ गया। मालकिन ने मुझे दूसरी औरत से मिलवाया। उस औरत का नाम सीमा था। मालकिन कहने लगी कि ये तुम्हें ठीक से उठने बैठने के तौर तरीके सिखाएगी, किस तरह बात की जाती है, हमारे यहाँ के तौर तरीके क्या हैं, और थोड़ी बहुत यहाँ की भाषा भी सिखा देगी। मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। मुझे नेपाल के तौर तरीके सीखने की क्या जरूरत थी, और उठने बैठने का तरीका तो मुझे मालूम ही था। खासकर एक औरत को मेरे पीछे क्यों लगाया जा रहा था, मुझे काम ही तो करना था। इसमें नेपाली तरीके सीखकर मैं क्या करता। पर वो कहने लगी कि 1 हफ्ते तक तुम्हें ये सब सीखना है और उसके बाद तुम मेरे काम आओगे। कहने लगी 1 हफ्ते तुम्हें सीमा के साथ ही रहना है और सुबह से लेकर शाम तक ये तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे सीमा के हवाले करके चली गई थी। सीमा एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी। वो बहुत अच्छे से मुझे हर चीज सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए। एक बात में समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो चाचा बहुत परेशान लग रहे थे। मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहा। बताओ तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा, क्या काम किया, तुमसे कितना काम करवाया गया। जब मैंने चाचा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने और नेपाली तौर तरीके सिखाए गए हैं तो मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए। जब मैंने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछी तो कहने लगे, ये लोग बहुत अजीब होते हैं, एक कुत्ता भी रखते हैं तो उसकी भी नस्ल मालूम रखते हैं, तो फिर तुमको तो कैसे रख लेते काम पर। यकीनन वो पहले तुम्हें अपने तौर तरीके सिखाएंगे, अपने काबिल बनाएंगे कि तुम उनके काम आ सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। जब तक तुम पर काम का बोझ नहीं है तुम दिल लगाकर सब कुछ सीख जाओ। जब मैं सही हो जाऊंगा तो वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा तुम्हारे माँ बाप के पास। वो तुम्हारे बिना इतने दिन नहीं रह सकते। पहले ही वो मेरी दूरी का दुख उठा रहे हैं, अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उनसे दूर कर दूं। चाचा ठीक ही कह रहे थे। मम्मी पापा मेरे बिना बहुत अकेले हो गए होंगे। मैंने रोज मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को दिए जा रहे थे। मेरे बालों को नया स्टाइल से बनवाया गया था। मुझे हर तरह का अच्छा खाना खिलाया जाता। 4 दिन में ही मुझ में बहुत बदलाव आ गया था। खुद को आईने में देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वही 14 साल का बच्चा हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरे सेहत को बहुत अच्छा कर रहा था। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने पर कोई रोक नहीं थी। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं यहाँ किसी बादशाह की तरह घूमता फिरता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अजीब लगी थी कि मैंने कभी मालकिन के पति को नहीं देखा था, जबकि वो शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ फोटो लगी हुई थी। और मुझे पूछने पर उन्होंने बस इतना ही बताया था कि उनके पति का बहुत बड़ा कारोबार है और वो रात को ही घर लौटते हैं।
मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ वहां घूमती या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती। जब से मैंने सीमा के तौर तरीके सीखे थे तब से मालकिन मुझे भी अपने साथ ले जाने लगी थी। वो मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में घूमती और मेरी पसंद की चीजें दिलाती, और मैं अपनी नौकरी पर हैरान था, जिसके लिए मुझे एक तो सैलरी भी मिल रही थी और इतना सामान भी। मैंने अपनी चाचा को अपनी नौकरी और दिन भर के बारे में बताया तो चाचा कहने लगे शायद मालकिन की कोई औलाद नहीं है, इसलिए वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही है। मालकिन ने मुझे यही बताया था कि 1 हफ्ते सीमा मुझे ट्रेनिंग देगी, फिर मेरा काम शुरू होगा। मुझे उस दिन का इंतजार था जब मेरा काम मुझे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे करना क्या है। अभी तक तो मैं अपने नए नए कपड़े और चीजों को ही एंजॉय कर रहा था। चाचा की तबीयत पहले से बेहतर थी, लेकिन इतना ठीक नहीं थे कि वो नौकरी कर सके। मेरी नौकरी लग गई थी तो चाचा की परेशानी भी कुछ कम हो गई थी। चाचा ने मम्मी पापा और चाची को एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। दिन बहुत तेजी से गुजरते चले गए और 1 हफ्ते में मैं पूरी तरह से बदल गया। मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। हफ्ते के आखिरी दिन में जैसे ही मैं बंगले पर पहुंचा, चौकीदार मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पर खुश था कि अब मुझे काम करना होगा। बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो सीमा मुझे कहीं नजर नहीं आई। नौकरानी कहने लगी कि आज आपको सीधा मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक बार भी मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा बंद रहता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि मालकिन का कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का। ये सब मैं देख ही रहा था कि मालकिन आ गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठा दिया और नोटों की गड्डी मेरे हाथों में रखते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारे इस हफ्ते की सैलरी है। आज का पूरा 1 दिन और रात तुम्हें मेरे साथ ही कमरे में गुजारनी होगी और आने वाले 1 हफ्ते तुम उसी तरह गुजारोगे जिस तरह तुमने गुजारे हैं। मालकिन की बात मुझे समझ तो नहीं आई थी, लेकिन इतने सारे नोट देखकर मैं खुश जरूर हो गया था। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगी मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। फिर जो कुछ मालकिन ने मुझसे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकता था? मैं 14 साल का एक छोटा बच्चा था और वो मेरी मालकिन थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकता। कहने लगी मैंने तुम्हें पूरा 1 सप्ताह की आजादी दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है और अब तुम मना नहीं कर सकते। ये पैसे तुम्हें काम के लिए दिए गए हैं, इससे पहले तो तुमने कोई काम किया ही नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो कहने लगी कि हम औरतों की जिंदगी भी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी जिंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। मेरे पति को नई नई औरतों के साथ रहने की आदत हो गई है। वो अपने रूम में कई कई औरतों को रखते हैं, पर अपनी पत्नी को वक्त देना भूल जाते हैं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पति को मुझसे कहीं ज्यादा दिलचस्पी उन औरतों में है जिनको उसने गलत तरीकों से अपने पास रखा हुआ है। इसलिए मैं भी हफ्ते का 1 दिन छोटे लड़कों के साथ गुजारती हूँ और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। इस तरह ना ही मैं गर्भवती हो सकती हूँ और ना ही किसी को इस बात पर शक हो सकता है। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है, फिर मैं क्यों उसे धोखा ना दूं? मैं हमेशा बदले की आग में जलती रहती हूँ और ये इसी तरह शांत होती है जब मैं किसी छोटे बच्चे को अपने बिस्तर तक ले आती हूँ। तुमसे पहले भी कुछ लड़कों को मैंने इसी तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं था कि मैं उसे हमेशा अपने पास रखती। लेकिन तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें पूरा 1 हफ्ता अपने घर बुलाती रही। इन पैसों की वजह से अब तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रख लूंगी। ना तुम्हारे बाप को कभी नौकरी की जरूरत होगी, ना ही तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा। तुम अपने चाचा को अपनी चाची के पास वापस भेज देना। मैं छोटा जरूर था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। मालकिन की एक एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। मैंने वो सारा पैसा वापस मालकिन के हाथ में पकड़ा दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं पाप के रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता। मालकिन के लाख रोकने के बावजूद भी मैं वापस चला आया। मालकिन को यकीन था कि पैसे की चमक मुझे रोक लेगी, लेकिन पैसों की चमक से कहीं ज्यादा मेरी माँ की परवरिश अहम थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। मैं गिरते पड़ते वापस अपने चाचा के पास चला आया और अपने चाचा से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। ये लोग बहुत ही जालिम हैं। हम वापस अपने शहर चलते हैं। 1 रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत की खाएंगे। आपकी थोड़ी सी बीमारी पर कंपनी वाले ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे। और मेरी मालकिन की तो नीयत ही कुछ और थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था।
चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ आया था। मैं अपने चाचा के साथ वापसी की टिकट ले चुका था और आने वाली जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन पापों से भरी हुई बिल्कुल नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जिंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। मुझे यकीन था कि भगवान ने हमारे लिए दिल्ली में किसी न किसी अच्छे काम का इंतजाम कर रखा होगा। पहले के लोग अलग थे और आजकल के लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। दौलत ने उन्हें अपनी इज्जत से भटका दिया है और इस बात का अंदाजा हर इंसान मेरी कहानी से लगा सकता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।